बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम PMA 155 लॉन्ग कोर्स की जो एलिजिबिलिटी न्यू क्राइटेरिया दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको डिटेल के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन सी न्यू चेंजेस आई हैं, कौन कौन से न्यू मॉड्यूल जो है ना वो ऐड किए गए। सबसे पहले किसी भी ऑफिशियल ब्राउज़र पर आ जाए, वहाँ पर लिखें ज्वाइन पाक आर्मी। लिखने के बाद आपके पास इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ये यहाँ पर इस तरह का जो है वो कुछ डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर PMA लॉन्ग कोर्स के हवाले से, उस पर आपने व्यू डिटेल पर यहाँ पर क्लिक कर देना। ये ऑफिशियली है और इनकी वेबसाइट भी ऑफिशियल है। अब इसके अंदर हमारे पास जो क्राइटेरिया आ गए हैं उनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। PMA 155 लॉन्ग कोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी ये सिर्फ और सिर्फ 5 फाइल्स जो है ना वो करवा देंगी, जिसके अंदर हमारी 100% गारंटी है। एक वर्बल की फ़ाइल है, एक नॉन वर्बल है और 3 जो है वो एकेडमिक्स हैं। और इनके अंदर जो जो क्वेश्चंस हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन लाइव सेशन के अंदर। आप जिसमें क्वेश्चंस करते हैं, हम सारे ये जितने भी PDF के अंदर क्वेश्चंस होंगे वो हम सेशंस के अंदर आपको पढ़ाएंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएंगे। ऐसे ही नॉन वर्बल और एकेडमिक के मैथ और इंग्लिश ग्रामर, ये भी हम आपको लेक्चर्स भी देंगे, PDF के नोट्स भी देंगे। और इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट 18 टेस्ट हम लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपको कहीं से एक्स्ट्रा मटेरियल बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वीडियोस भी हम आपको लाइव सेशन में पढ़ाएंगे, ये सारे लेक्चर्स, और उसके अलावा हम आपको नोट्स भी देंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपने ये सेशन ज्वाइन करना है जिसके अंदर हमारी डेली गूगल मीट पर क्लासेज होंगी, ये जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली वर्बल की क्लासेज होंगी, नॉन वर्बल की और एकेडमिक की शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, PDF के नोट्स दिए जाएंगे। 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। 18 मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट। और ये भी गारंटी है कि आपको हर तरह की गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल ना तो बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं से नोट्स डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। सारा कुछ हम खुद आपको प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3000 फीस के अंदर। एकेडमी तकरीबन 20 से 25 हज़ार चार्ज कर रही हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और हर चीज़ हम खुद प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ कहीं से भी ना डाउनलोड करने की और ना बाय करने की, ना कहीं से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। हम सारा PMA 155 लॉन्ग कोर्स खुद प्रिपेयर करवाएंगे आपको। तो अगर आपने ज्वाइन करना है, हमारा ये नंबर आपके पास शो हो रहा है, लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, हैं कि हमने इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको फिल करना बहुत ही ज़रूरी है और ये आपने लाजमी पढ़ना होता है किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने से पहले। अगर एज की क्राइटेरिया की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 17 से लेकर 22 ईयर तक एज जो है ना होनी चाहिए, और वो भी 1 मई तक जो है ना वो आपकी इतनी एज बने, यानी कि आप अपनी एज के अंदर तकरीबन 6 मंथ आपने एडिशन करनी है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड एलिजिबल होते हैं, लेकिन अगर आर्मी सोल्जर है और वो 20 साल से ऊपर का है तो वो मैरिड भी हो तो कोई इशू नहीं है। जेंडर मेल होना चाहिए। मिनिमम हाइट जो है वो 5 फीट और 4 इंच हो। 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम क्राइटेरिया, मैक्सिमम आपकी जितनी भी हो सकती है। बाज़ कैंडिडेट्स पूछ रहे होते हैं कि सर मैक्सिमम हाइट मेरी तो 6 है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो बड़े अजीब से लोग भी आते हैं, तो इसलिए वेट जो है उसका एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स या BMI उसको कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आपने ऐसा करना है कि progeniusstudents.com पे जाना है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आपके सामने ये एंड पे लिखा हुआ है BMI, बॉडी मास पर इंडेक्स, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कैलकुलेटर शो करेगा। कैलकुलेटर में आपने अपनी यहाँ पर एज जो है ना वेट लिखना है। मैं 60 kg वेट लिख देता हूँ और हाइट यहाँ पर 5 फीट और लिख देता हूँ जी, 5 इंच लिख देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। नीचे ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है कि यू आर हेल्दी, यानी कि आपका जो वेट है वो हेल्दी है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको 80 कर देता हूँ, तो फिर मैं सबमिट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि यू आर ओवरवेट। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका वेट अगर ज़्यादा है तो ओवरवेट का ऑप्शन आएगा, अगर जो है नॉर्मल है, आइडियल है, तो वो हेल्दी वेट का ऑप्शन आएगा, अगर कम है तो वो अंडरवेट का ऑप्शन देगा। ठीक है, उसके बाद कोर्स की डिटेल हमने चेक करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है ना वो हमारी है जी 16 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि 16 सितंबर को ये अवेलेबल होगा यहीं इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और टेस्ट जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं जी वो हो रहे हैं 28 अक्टूबर को, और वो 20 दिसंबर तक जो है ना वो आपके जो है 28 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 2 मंथ ही आप लगा लें या 1.5 मंथ तक आपके टेस्ट होते रहेंगे। नेशनैलिटी ये है कि सिंपली अगर मैं बताऊं कि ओवरऑल पाकिस्तान, चाहे आप किसी भी प्रोविंस से या एरिया से हैं,
तो आप जो है ना वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि ओवरसीज़ भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो पाकिस्तानी फॉरेन कंट्री के अंदर इस वक्त हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा इस वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। उसके बाद जी हम यहाँ पर आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर, और ये आपने ध्यान से देखनी है। सेकंड नंबर पर हमारी क्या आ जाती है यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन, और एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर आपको जो जो चीज़ें बताई जाएंगी उनको आपने ध्यान में रखना है, बाद में फिर आपको पता नहीं चलेगा कि हमने किस तरह जो है ना वो यहाँ पर अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में सेकंड नंबर पर आता हूँ, और यहाँ पर एज वगैरह लिखी होती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर इंटरमीडिएट और इक्वलेंट है, यानी कि आपकी जो एज है वो तो बता दी हमने कि 17 से लेकर 22 ईयर आपकी एज होनी चाहिए 1 मई 2024 तक। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ये लिखा हुआ है कि रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ्स फॉर बोथ अपर एंड लो। अपर एंड लो का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी एज 17 साल से 17 ईयर से 3 मंथ कम है, यानी कि 16 ईयर एंड 9 मंथ है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 मई तक अगर डेट है इतनी बने, या आपकी एज अगर बने जी 22 ईयर एंड 3 मंथ, मतलब 3 मंथ अबव, अपर एंड लोअर, अपर भी 3 मंथ ऐड कर सकते, लोअर भी, लेकिन ये 1 मई तक आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और डेट ऑफ बर्थ तक जो आपने टिल चेक करना है कि मेरी कितनी एज है, वो वहाँ पर आपने 1 मई 2024 चेक करना है। बाकी यहाँ पर ये ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने 2 ईयर का किया हुआ है और आर्मी के अंदर, पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर सर्व कर रहे हैं, उनके अंदर एज का 1 साल का वो गैप दे देते हैं, रिलैक्सेशन दे देते हैं। ग्रेजुएशन जिन्होंने 4 साल के जो है ना जिन्होंने ग्रेजुएशन की होती है BS वगैरह, उनके लिए ये 1 साल और, यानी कि 17 से 24 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर एज रिलैक्सेशन नहीं होती, यानी कि वो 3 मंथ अपर और लोअर वाला जो केस है वो यहाँ पर नहीं होता। बाकी जो आर्मी में एज ए सर्व कर रहे हैं सोल्जर, उनकी 70 से 25 ईयर तक हो जाती है, मतलब वो 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपकी एकेडमिक जो है वो जितने भी उन्होंने एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, मार्क्स की बात करते हैं जी, यहाँ पर कौन कौन लोग अप्लाई करते हैं। मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, FA, FSC, ICS, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग वाला जो भी आपने किया हुआ है वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं 55% पर। और यहाँ पर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जिन्होंने BA वगैरह किया हुआ है और उनका एनुअल एग्ज़ाम होता है, परसेंटेज के हिसाब होता है, उनके 50% होने चाहिए, और उसके बाद उनके जो 50% होने चाहिए FA या FSC में होने चाहिए, यानी कि जिन्होंने 2 साल की या 4 साल की ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है, तो उनके अगर इंटरमीडिएट के अंदर 50% हैं और एनुअल सिस्टम के अंदर 60% CGPA के हिसाब से 60% बनते हैं, आई थिंक सो ये 2.8% बनेंगे या 2.5% बनेंगे, सॉरी परसेंट नहीं, CGPA 2.5 CGPA आई थिंक से बनता है मेरे ख्याल से, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी आर्मी जो है ना सोल्जर, उनकी भी लिए रिलैक्सेशन होती है कि 50% वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आप लोग हैं जो कि ज़्यादातर अप्लाई करेंगे वो 55% वाले होने चाहिए। 1% भी कम है अप्लाई नहीं कर सकते। बार बार जो है ना स्टूडेंट्स मुझे आके कहते हैं मेरा जी 54% है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। होप सर्टिफिकेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते इस दफ़ा, ठीक है। 155 है, ओड है, ओड के अंदर होप वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी हमारे पास जो है ना वो विद सर्टिफिकेट आर इन पोजेशन ऑफ द डुप्लीकेट रिवाइज्ड मार्कशीट्स सर्टिफिकेट मैट्रिक इंटरमीडिएट बी मस्ट गेट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट साइंड बाय द सेक्रेटरी एंड रोल एग्जाम। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपकी जो मार्कशीट है अगर वो इश्यूज़ नहीं हुई हैं, ठीक है, जो सिंपल की बात है वो ये है कि आप अपनी जो मुतलका बोर्ड है वहाँ से जाएं, और वहाँ एक वैसे लेटर भी मिलता है, ज़्यादातर इंटरमीडिएट के अंदर ऐसा इशू होता है, तो वहाँ से आप जो है ना वो लेटर भी लेके आ सकते हैं। बाकी ये A लेवल के बारे में लिखा हुआ है। उसका जो सिंपल मीनिंग है वो ये है कि किसी के पास डुप्लीकेट या रिवाइज्ड मार्कशीट है, मतलब ओरिजिनल नहीं है, तो वो क्या करे, मैट्रिक या इंटरमीडिएट के किसी भी, तो वो अपने बोर्ड के अंदर जाए और वहाँ पर एक आपको लेटर वगैरह दिया जाता है, और उस पर सेक्रेटरी और कंट्रोलर एग्जाम के जो सिग्नेचर्स होते हैं वो आपने लेके आना है, वो सबमिट करवाना है। बड़ा सिंपल सा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं हैं तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग सारे के सारे पहले वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। उसके बाद हमारे पास ये इन एलिजिबिलिटी कंडीशन लिखा हुआ है। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। यहाँ सबसे पहले डिवाइस रिजेक्टेड बाय द ISSB, अगर आप ISSB से 2 दफ़ा नोट रिकमेंड है तो अप्लाई नहीं कर सकते। थ्राइस फेलियर यहाँ पर भी ऐड किया गया है कि थ्राइस फेलियर में अगर आपका इंटेलिजेंस और एकेडमिक 3 दफ़ा फेल कर चुके हैं आप, लेकिन ये 150 आई थिंक सो 4 से काउंट होगा, पहले नहीं काउंट हो रहा, तो अगर 154 से आगे तो अभी तक 3 दफ़ा कोई भी फेल नहीं हुआ होगा, पहले वाले काउंट नहीं हो रहे, 154 से ऑनवर्ड ही काउंट हो रहे हैं जितना मेरा अंदाज़ा है, तो फिर वो भी अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने 3 दफ़ा जो है ना वो एग्ज़ाम दिया हुआ है, इसके इनिशियल टेस्ट। और उसके बाद यहाँ पर गैप है जी, अगर आपने आर्मी नेवी या एयरफोर्स की कोई ISSB दी हुई है रिसेंटली, तो अगर उस ISSB से और इस ISSB में
120 दिन का गैप नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी सिंपल सी चीज़ें लिखी होती है, मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में थे और वहाँ से आपको डिबैरड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, या किसी किसी भी पॉलिसी को अगर आपने वायलेट किया और वहाँ से डिबैरड हो गए हों तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। किसी फोर्सेस के साथ अगर आप पहले भी बाउंड थे और उसके बाद आपने वो बॉन्ड पूरा नहीं किया तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी अगर आप हेपाटाइटिस बी सी वगैरह की वजह से अगर अनफिट है मेडिकली तो आप परमानेंट अनफिट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी, कैंडिडेट्स जो है ना बाद में अगर कोई ड्रग एडिक्टेड है और बाद में जब फाइनल मेडिकल में वो चेक करते हैं तो पॉजिटिव ड्रग टेस्ट आ जाता है CMH में जो, तो फिर भी वहाँ से जो है ना वो उनको रिमूव कर देंगे, मतलब जो है ना वहीं से वापस भेज देंगे। बाकी हमारे पास ये आपका लिखा हुआ है जी, टेम्परिंग ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट फॉर्जरी, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो टेम्परिंग ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट फॉर्जरी कंसीलमेंट्स टू गेट द अनड्यू एडवांटेज विल, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, आप के जेन्युइन नहीं है, या कुछ मार्क्स आपने खुद ही इंक्रीज़ करवाए हुए हैं और वो अगर सबमिट करवाएंगे तो कभी भी जहाँ पर भी उनको पता चला चाहे आप IISSB से रिकमेंड भी हो चुके हैं तो वहीं से आपको रिमूव कर देंगे और फिर परमानेंटली ही आप जो है बैन हो जाएंगे। किसी भी तरह का कमीशन आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। बाद का स्टूडेंट्स जो है ना वो अपनी तरफ से 1% बढ़ा देते हैं सिर्फ अप्लाई करने के लिए। बाकी एक और बड़ी मज़े की बात यहाँ पर लिखी हुई है कोचिंग एकेडमीज़ के बारे में, इनको ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट ये मतलब पाया गया कि उसने किसी भी कोचिंग एकेडमी से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो है ना वो IISSB वगैरह की प्रिपरेशन की है तो उसको इनएलिजिबल करार दे दिया जाएगा, वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकेगा। किसी भी कमीशन के ऑफिसर में वहाँ पर आपको स्टंप किया जाएगा, आप बाकी पाकिस्तान आर्मी नेवी के अंदर भी नहीं जा सकेंगे अगर आप उनको पता चल गया आप किसी कोचिंग एकेडमी से पढ़ के आए हैं। और इसके अंदर ये पता कैसे चलेगा, एक तो ये है कि लोग खुद ही ऐसा कर देते हैं। जब फॉर्म फिल होता है तो फॉर्म के अंदर वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आपने किसी कोचिंग एकेडमी से पढ़ा, यस या नो लिखना है। जब आप यस कर देते हो तो फिर आप वहाँ पर पकड़े जाते हो, उनके पास आपका डेटा चला जाता है तो क्या होता है जी, आप तमाम तरह के कमीशंस के से आपको रिमूव कर दिया जाता है वहीं पर ही, और दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी कमीशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। अच्छा, ये कुछ थी इन एलिजिबिलिटी कंडीशन और रजिस्ट्रेशन एंड प्रीलिमिनरी सिलेक्शन की। अगर हम बात करें तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ओवरव्यू ही है। और इसके अंदर ओवरव्यू क्या है जी, हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि आपका ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना कि अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, इसके अंदर अप्लाई लिखा हुआ है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी मैं ओपन की हुई www.joinpak.army.gov.pk पे। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होता है आपका इंटेलिजेंस का, जिसमें MCQs होते हैं, एकेडमिक होता है, वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं। उसके बाद TCC वालों के लिए ये है कि जो भी कैंडिडेट TCC के अंदर एक दफ़ा भी अप्लाई कर चुका है, टेक्निकल कैडेट कोर्सेज को कहते हैं, जो कि आफ्टर द इंटरमीडिएट जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग की होती है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो वो रिपीटर कैंडिडेट होंगे। बात ज़हन में रखिएगा सारे के सारे, वो जो कि TCC के अंदर एक दफ़ा भी अप्लाई कर चुके हैं वो यहाँ पर रिपीटर अपने आप को कंसीडर करेंगे, फ्रेशर नहीं होंगे। और बाकी कैंडिडेट जो है ना वो सारे के सारे फ्रेशर लगाएंगे जो पहले किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कोई IISSB नहीं दे सके। अगर आपने नेवी, एयरफोर्स या आर्मी की कोई IISSB नहीं दी हुई तो आप फ्रेशर हैं। अगर आपने TCC के इवन के इनिशियल टेस्ट भी दिए हुए हैं तो भी आप रिपीटर हैं, ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। बाकी हमारे पास उन्होंने रिपीटर के लिए ये कहा हुआ है कि वो हमको रिपोर्ट करें 28 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक। आपने क्या करना है, सेंटर के अंदर जाना है, अपना नोट रिकमेंडेशन का लेटर लेकर और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने 28 अक्टूबर और 7 नवंबर के दरमियान वहाँ पर सेंटर के अंदर चले जाना है। बाकी प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के अंदर हमारे पास जो है ना वो कुछ अभी चीज़ें ऐड की गई है। मॉड्यूल बेस्ड सिलेक्शन फॉर इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल बी कैरिड आउट फॉर विच अ मॉड्यूल इज बीइंग डेवलप्ड एट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टोरेट फॉलोइंग विल बी इंक्लूडिंग इन द इनिशियल टेस्ट विद। अब यहाँ पर उन्होंने मॉड्यूल बताया कि आपकी जो वेटेज बनेगी जिसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस ऐड की जाएगी और जिसके अंदर वो आपको फेल या पास करेंगे, जिस पे मेरिट बनेगा उसमें उस मॉड्यूल में उस वेटेज में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाएंगी। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि रिटन इंटेलिजेंस जो है और उसमें इंग्लिश एंड उर्दू ऐसे इनके जो मार्क्स आपके आएंगे वो भी ऐड किए जाएंगे, उनकी भी वेटेज बनेगी। आगे मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपको कितने पॉइंट्स दिए जाते हैं, आप कितना फिट हैं वो भी आपको दिए जाए। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपके टोटल जो है पॉइंट्स कितने हैं वो भी उसमें अंदर ऐड किए जाएंगे। फिर इंटरव्यू बाय प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड हेडेड बाय द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट्स ऑफिस SNR, जो आपके इंटरव्यू के अंदर मार्क्स वगैरह होंगे वो सारे यहाँ पर ऐड किए जाएंगे।
और ये ऐड करने के बाद आपका मेरिट बनेगा फाइनल, जिसको मेरिट कहते हैं। उसके अंदर ये तमाम मॉड्यूल्स ऐड किए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ कि आपका जो एकेडमिक है उसके अंदर इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी और जनरल नॉलेज जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। और उसके बाद आपका जब ये पास हो जाएगा तो फिर फिजिकल और मेडिकल होगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास इंटरव्यू होगा। नीचे उन्होंने फिजिकल की कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि आपके जो फिजिकल टेस्ट होंगे उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाएंगी, जिसमें 1.6 किलोमीटर 1 माइल जो है रनिंग है, जिसमें 8 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आपके पास पुशअप्स आ जाती है जो कि आपने 2 मिनट के अंदर करनी है। उसके बाद आपके पास क्रंचेज आ जाती हैं जो कि आपने 20 रेपिटेशंस देनी है 2 मिनट के अंदर। फिर पुलअप्स आ जाती हैं 3 रेपिटेशन है 2 मिनट के अंदर। और एंड पर हमारे पास आ जाती है डिच क्रॉसिंग, जिसमें 7.5 जो है ना वो हमारे पास लेंथ है और 7.5 मतलब स्क्वायर की फॉर्म में ही है, और फिर 4 फीट हमारे पास डीप है। 1 2 3 4 5 तरह के आपके फिजिकल के टेस्ट होंगे। और उसके बाद हमारे पास ये है कि पासिंग ऑल इवेंट्स, ये आप पढ़िएगा जहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि तमाम इवेंट्स मतलब सारा का सारा फिजिकल जो है वो मैंडेटरी है फॉर ईच कैंडिडेट। हर कैंडिडेट ने इन सारों को पास करना है। यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि 1x इवेंट, अगर एक भी फिजिकल टेस्ट आपका पुशअप है, पुलअप है, वो फेल हो गया तो आप फिजिकल टेस्ट में पीटी जिसको कहते हो फेलियर कंसीडर किए जाएंगे, वहीं पर स्टंप लगा के आपको वापस भेज दिया जाएगा। बाकी हमारे पास जी इंटरव्यू के अंदर ये आपने हिदायत जो हैं कंडीशंस वो लाजमी पढ़नी है। अब इंटरव्यू के अंदर आपका क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। और इसके अंदर ये देखिएगा कि कैंडिडेट्स क्लियरिंग द रिटन मेडिकल फिजिकल टेस्ट विल बी फाइनली इंटरव्यूड बाय द SNRO इंस्टेड ऑफ ब्रिंग बाय द फॉर्मेशन एंड द साइकोलॉजिस्ट बिफोर इंटरव्यू। अब यहाँ पर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि बिफोर इंटरव्यू एवरी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑफ द 10 लाइन्स इन इंग्लिश, 10 लाइन्स इन इंग्लिश और 10 लाइन्स इन उर्दू, मतलब 10 लाइन आपने इंग्लिश का ऐसे लिखना है और 10 लाइन आपने उर्दू का ऐसे लिखना है। उसके बाद उसने ये बताया कि यहाँ पर आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 20 होंगे, जिसके अंदर 12 मार्क्स वाला पास होगा और उससे बिलो वाला वो फेल कंसीडर किया जाएगा। ये मार्क्स भी आपके फिर मॉड्यूल के अंदर ऐड किए जाएंगे वेटेज के अंदर। अब इंटरव्यू के अंदर चेक वो क्या क्या करते हैं ये ध्यान से देखिएगा जो रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो आपके फेस एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेकिन वैसे इंग्लिश के अंदर इंटरव्यू होता है, उर्दू के अंदर नहीं होता। एडिकेट नॉलेज अबाउट द करंट अफेयर के बारे में 1-2 क्वेश्चन लाजमी होगा तो वो आपने लाजमी आंसर करना है। एडिकेट नॉलेज अबाउट द जियो एंड द पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल लुक जो है आपकी फ्रेश हेयर कटिंग होनी चाहिए, 2 पीस 3 पीस हो या जो भी आपने पहना है वो आपका, और उसके बाद मतलब ग्रूमिंग जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड द स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन्होंने जितनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, जैसे स्पोर्ट्स हैं, हॉबीज़ हैं, इनके बोनस पॉइंट हैं। पाक आर्मी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करती है कि आप सिर्फ स्टडी नहीं करते रहे, आपने दुनिया देखी है। एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर आपका पार्टिसिपेशन है। लोग मुझसे पूछते अक्सर मेरा तो कोई हॉबी नहीं है, मैं तो कोई स्पोर्ट ही नहीं खेलता। ये बहुत ही एक डीमेरिट है मेरे ख्याल से, अगर आप कोई ऐसा वगैरह नहीं करते तो ये लाजमी लिखना है। बाकी एनी अदर एस्पेक्ट एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द पैनल, अगर पैनल और कोई डिमांड आपसे कर रहा है, अगर कोई और चीज़ चेक कर रहा है तो वो भी यहाँ पर जो है ना वो चेक की जाएगी, मतलब वो भी कंसिडर की जाएगी। बाकी आपके रिलेटेड नहीं है कि CCTV वगैरह से वो रिकॉर्ड किए जाएंगे इंटरव्यू वगैरह, खैर ये मेरे ख्याल से तो हमारे रिलेटेड है नहीं बात। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई। अब इसमें से हम देखते हैं जी हमने और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखनी है। एक तो हमारे पास आ गया ये फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर वाला, इस पर आप क्लिक करें। इसके अंदर कोई ख़ास जो है ना वो लिखा नहीं हुआ। ISSB से रिकमेंड वगैरह आपने होना है। ISSB से रिकमेंड होने के बाद जी फाइनल मेडिकल होता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग का पीरियड लिखा हुआ जो कि 2 साल होता है। आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स विल फिल इन द आल रिक्वायर्ड इंटरव्यूज फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू मार्क्स इन द मॉड्यूल बताया गया। यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा, फिजिकल और इंटरव्यू के मार्क्स जो है ना वो मॉड्यूल के अंदर ऐड किए जाएंगे। फर्दर नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल बी डन बाय द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट थ्रू द मेरिट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये लिखा हुआ जी फाइनल आपका मेडिकल एग्जाम होगा। और उसके बाद जी आपका नियर बाय जो भी आपका मिलिट्री हॉस्पिटल है, उसके बाद जनरल हेडक्वार्टर से आपका जो रिकमेंडेशन का लेटर होता है, उसके बाद
फाइनल मेडिकल होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, वो फिर वहाँ से जो है ना कैंडिडेट को मिलेगी, जो भी अगर उनकी पोस्टिंग वगैरह होती है। 2 साल की आपकी ट्रेनिंग है एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जो है ना वो आप क्या बन जाते हो, लेफ्टिनेंट बन जाते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हिसाब हो गया। और उसके बाद आ गया जी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। यहाँ पर सेकंड लास्ट नंबर पर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, यहाँ पर मैं वैसे आपको अलग से बता भी दूंगा, लेकिन चलो यहाँ से हम वैसे देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रिक्वायर किए हुए हैं, बताए हुए हैं। अब ये सारे आपने लाजमी रेडी करने हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओरिजिनल मार्कशीट। आपने अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट कार्ड और सनद है, सनद आपने मैट्रिक की लेके जानी है, और इंटरमीडिएट का जो है ना आपने मार्कशीट और वो जो रिजल्ट कार्ड है वो लेके जाना है। मैं सिंपल बता रहा हूँ। बाकी आपके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है वो होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, आप 18 ईयर से अबव नहीं है, तो फिर आप अपना बे फॉर्म भी ले सकते हैं, और बे फॉर्म के साथ फिर अपने मदर और फादर का CNSA की फ़ोटो कॉपी जो है ना वो लेके जानी है। अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो के ऊपर बताए हैं, जिसके अंदर आपका रिजल्ट कार्ड आ जाता है, इंटरमीडिएट का सनद आ जाती है, मैट्रिक की, और आपका अपना ID कार्ड, यानी कि 2 आपने फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है और उनको अटेस्टेड करवा देना है। अटेस्टेड कहाँ से करवाना है? किसी भी 16, 17, 18, 19, 20, 22 जो है ना वो आप इस ग्रेड के ऑफिसर से, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो किसी बैंक का है, कहीं पर भी है, तो वो आप लेबर इंस्पेक्टर वगैरह भी है तो वहाँ से भी, लेबर का जो आगे आ जाता है गवर्नमेंट पोस्ट, उसके से भी आप ये करवा सकते हो। बाकी कलर्ड फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपकी और ड्यूली अटेस्टेड। बाकी डॉक्यूमेंट्स एक साइड से अटेस्टेड करवाने, लेकिन सिर्फ फ़ोटोज़ आपने अपनी क्या डबल अटेस्टेड करवानी है, मतलब फ्रंट और बैक दोनों से आपने उसको अटेस्टेड करवा लेना। 3 आपने, मतलब मेरे ख्याल से 6 आप करवा लीजिएगा, लेकिन फ्रेश होनी चाहिए, कुछ पुरानी नहीं लेके जानी है ना, आप बच्चे वाली ले जाएं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी जो रिपीटर है उन्होंने नॉट रिकमेंडेशन का जो लेटर है वो भी लेके जाना है। ओल्ड आइडेंटिटी कार्ड जो है जो कि एक्सपायर हो चुका है वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो काइंडली आप वो ना लेके जाइएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये इसमें कोई ख़ास बात मेरे ख्याल से तो नहीं लिखी होनी, चले फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती है, उसके अंदर जी हमारे पास एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स रिजाइडिंग अब्रॉड। ठीक है, ये फॉरेन कंट्री वालों के लिए लिखा हुआ है कि वो किस तरह जो है ना वो यहाँ पर अपनी बाकी चीज़ें सबमिट वगैरह करवाएंगे। और रिक्वायर्ड इंडक्शन द लेफ्ट और कैंडिडेट्स वुड बी द कंसीडर फॉर द नेक्स्ट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स एंट्री। ये हौसला है वैसे ये जो लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, तो मतलब अगर आप मतलब आप मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आते, फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर, तो आपको नेक्स्ट कोर्स के अंदर जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा। अब कंसीडर तो किया जाता है, लेकिन अगर नेक्स्ट कोर्स के अंदर मेरिट लो आए तो आपका नाम आ सकता है। तो आप पहले लो मेरिट होते हो, बाद में मेरिट और आई होता है, तो मेरे ख्याल से तो कोई चांस नहीं होता। ठीक है, मतलब जिन्होंने सारा कुछ पास कर लिया है, फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर उनका बेचारों का नाम नहीं आया, सारा कुछ उनका क्लियर है, फाइनल मेडिकल वगैरह, तो उनको जो है ना वो एक दिलासा होता है। खैर छोड़िए, ये हमारे पास जी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि जल्दी जल्दी मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, और मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर आके जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह कि अप्लाई किस तरह करना है आप लोगों ने, और बाकी चीज़ें जो है ना वो आपने किस तरह फिल करनी है, प्रिपरेशन किस तरह करनी है। कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक ये चीज़ है कि हमारे सारे व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिए गए हैं, तो अभी आप जो है ना फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू हमें जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।